बच्चों, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज विद अनुष्या। मैं हूं आपकी अनुष्या मैम एंड वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो, सेशन शेयर करो और हमारे साथ बने रहो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियो के लिए। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो की है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर का वन शॉट है, जिसका मतलब है कि इसी एक क्लास में हम पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो रेडी हो जाओ, एनसीईआरटी ओपन करो, दिल से सुनो, प्यार से सुनो, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। डन? चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। तो पहले टॉपिक में आपको बर्लिन वॉल के बारे में बताया जा रहा है, पर उससे पहले हम लोग कोल्ड वॉर क्या होता है वो समझेंगे। कोल्ड वॉर क्या होता है, अगर वो समझ आया तो ही चैप्टर की कहानी समझ में आएगी। तो कोल्ड वॉर बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा टाइम पीरियड था जब यूएसए और सोवियत यूनियन मतलब आज के टाइम का रशिया, बाकी सोवियत यूनियन के बारे में तुमने डिटेल में क्लास 9th में पढ़ रखा है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा टाइम पीरियड था जब यूएसए और सोवियत यूनियन की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही थी। इनके बीच में बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट, बहुत ज्यादा राइवलरी होती थी। एक्चुअल प्रॉपर वॉर नहीं हुआ, पर सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों को लगता था कि भाई बस अभी वॉर हो जाएगा। इसीलिए हम इस टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान बर्लिन वॉल को बनाया गया है ना, पर इस बर्लिन वॉल को लोग 1989 में तोड़ देते हैं, है ना। और कुछ टाइम के बाद सोवियत यूनियन खुद खत्म हो जाता है ना। फिर आपको बता रहे हैं कि जर्मनी, जो कि बीच में डिवाइड हो गया था, है ना, तो जर्मनी को यूनाइट कर दिया जाता है। तो ये कुछ चेंजेस आने लगते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। तो आपको बता रहे हैं वन आफ्टर अनदर द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक रिप्लेस देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इस दौरान यूरोप की कुछ कंट्रीज, ईस्ट यूरोप की 8 कंट्रीज, ये सोवियत यूनियन का पार्ट थी। तो जब सोवियत यूनियन खत्म होता है तो धीरे धीरे ये कंट्रीज सोशलिज्म को अपने देश से हटा देते हैं और ये लोग डेमोक्रेसी को अपनाने लग जाते हैं। और कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन कुछ नहीं कर पाया, सोवियत यूनियन बस देख रहा था कि सोवियत यूनियन के साधारण लोगों ने हंगामा मचाकर कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को खत्म कर दिया है। तो कोई बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन वगैरह नहीं हुआ, साधारण लोगों ने सोवियत यूनियन को खत्म करा था। अब मैं कुछ और चीजें आपको बताती हूँ। तो कोल्ड वॉर में मैंने आपको बताया कि यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में राइवलरी थी। क्यों थी? यूएसए मानता था कि कैपिटलिज्म बेस्ट है। कैपिटलिज्म मतलब जब प्राइवेट ओनरशिप होती है ना, प्राइवेट मेंबर्स कंपनीज रन करते हैं या चीजों को ओन करते हैं। सोवियत यूनियन कहता था नहीं भाई, हमें कैपिटलिज्म नहीं पसंद, सोशलिज्म बेस्ट है। सोशलिज्म के सिस्टम में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इन दोनों के बीच में एक राइवलरी चल रही थी और ये देखा जा रहा था कि क्या कैपिटलिज्म बेस्ट है या क्या सोशलिज्म बेस्ट है। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सोवियत यूनियन क्यों खत्म हुआ, सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद रिजल्ट क्या रहा, है ना। ये सारी चीजें, इंडिया का रशिया के साथ रिलेशन कैसा है, ये भी आपको चैप्टर के एंड में समझाया जाएगा। तो देखो बच्चों, ये बर्लिन वॉल के बारे में आपको थोड़ा सा एक इमेज दिखा रखा है। तो बर्लिन वॉल ना ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करता था। तो यहां से ऐसे ये वॉल होता हुआ जाता था। तो इस वॉल की इस तरफ, ईस्ट के तरफ लोग सोशलिज्म को फॉलो करते थे और इस वॉल के वेस्ट के तरफ लोग कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे। तो इसीलिए बर्लिन वॉल क्या था, कोल्ड वॉर का सिंबल था कि दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई है। एक तरफ लोग सोशलिज्म को मान रहे हैं, एक तरफ लोग कैपिटलिज्म को मान रहे हैं।
फिर कुछ टाइम के बाद लोग क्या करते हैं, लोग बर्लिन वॉल को तोड़ देते हैं। तो ये एक इमेज है जहां पर लोग, दिख रहा होगा तुम्हें, एनसीईआरटी में भी है ये इमेज, लोग क्या करते हैं, बर्लिन वॉल को तोड़ देते हैं। ओके, चलो, तो क्या कह रहे हैं, बर्लिन वॉल सिंबल था इस चीज का कि दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, एक कैपिटलिस्ट मतलब जो कैपिटलिज्म को पसंद करते हैं, और दूसरे लोग कम्युनिस्ट, है ना। तो आपको बता रहे हैं 1961 में ये वॉल बनाया गया था, और ये ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के बीच में था। मतलब बर्लिन को इस वॉल ने दो हिस्सों में बांट दिया था, एक था ईस्ट बर्लिन और एक था वेस्ट बर्लिन। ये वॉल 150 किलोमीटर लॉन्ग था और 28 इयर्स तक ये वॉल रहा। उसके बाद बच्चों क्या होता है, नवंबर 1989 में लोग इस वॉल को तोड़ देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये क्वेश्चन काफी बार एमसीक्यू में आता है कि कौन से डेट में बर्लिन वॉल को तोड़ा गया। इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने आपको कोल्ड वॉर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। कोल्ड वॉर क्या है, वो एक ऐसा सिचुएशन था जब यूएसए और सोवियत यूनियन की आपस में बन नहीं रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना। कोल्ड वॉर में यूएसए कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, सोवियत यूनियन सोशलिज्म को सपोर्ट करता था। दोनों ही देशों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन चल रहे थे उस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट, सोवियत यूनियन के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, है ना। तो पहले हम यूएसएसआर के बारे में बात करते हैं। ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो रशिया में एक क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बाद यूएसएसआर बना। इस क्रांति में लोग सोशलिज्म के आइडिया से बहुत ज्यादा एनकरेज हुए, जिसकी वजह से लोगों ने सोशलिज्म को अपनाना स्टार्ट कर दिया, और कह रहे हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में ही ये सबसे बड़ा अटेम्प्ट था सोशलिज्म को ऑर्गेनाइज करने का और प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ आवाज उठाने का। तो इस दौरान जब सोवियत यूनियन नया नया बन रहा था, उस टाइम पर सब कुछ गवर्नमेंट संभालती थी, प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। और सोवियत यूनियन में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई पार्टी अलाउड नहीं थी, बाकी सारे पार्टी का होना अलाउड नहीं था, ऑपोजिशन पार्टी वहां पे अलाउड नहीं थी। तो सोवियत यूनियन की पूरी इकोनॉमी सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल किया करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन ईस्ट यूरोप के कुछ कंट्रीज की मदद करता है, और उसके बाद ईस्ट यूरोप की कंट्रीज भी सोवियत यूनियन का पार्ट बन जाती हैं। और स्टार्टिंग में सोवियत यूनियन का सिस्टम बहुत अच्छा था। तो जब ये यूरोप की कंट्रीज, ईस्ट यूरोप की कंट्रीज सोवियत यूनियन का पार्ट बनती हैं, तो ये भी सोवियत यूनियन के सिस्टम को अपना लेते हैं। तो उस टाइम पे जो भी कंट्रीज सोवियत यूनियन का पार्ट थे या सोवियत यूनियन के आइडियोलॉजी को मानते थे, सोवियत यूनियन के टीम में थे, उन सारे कंट्रीज को सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता था या फिर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था। ये सारे कंट्रीज वॉर्सो पैक्ट नाम के एक मिलिट्री अलायंस के वजह से जुड़े हुए थे, और यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन को इस अलायंस का लीडर माना जाता था। ठीक है, धीरे धीरे सोवियत यूनियन बहुत पावरफुल बन जाता है। उस टाइम पे यूएसए को टक्कर देने लायक इकलौता देश सोवियत यूनियन ही था, और स्टार्टिंग में सोवियत यूनियन बहुत अच्छा चल रहा था। उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छे थे, इनके पास ऑयल था, आयरन था, स्टील था, मशीन प्रोडक्शन था, ट्रांसपोर्टेशन भी इनका बहुत अच्छे से हो रहा था। ठीक है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से लेकर छोटे छोटे पिंस तक ये लोग सारा प्रोडक्शन अपने देश में ही कर लेते थे। हालांकि ये जिन भी चीजों का प्रोडक्शन करते थे, वो प्रोडक्शन का क्वालिटी यूएसए जितना अच्छा तो नहीं होता था, पर ये सब अपना खुद कर लेते थे। इसके अलावा क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ हैंडल कर रही थी, तो सिटीजन्स का ध्यान रखा गया, सब्सिडी दी जाती थी, सिटीजन्स के हेल्थ एजुकेशन का ध्यान रखा गया, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए बहुत पॉलिसीज लाई गई, है ना, चाइल्ड केयर पर भी ध्यान दिया गया।
तो स्टार्टिंग में सोवियत यूनियन इतना अच्छा चल रहा था बच्चों कि बेरोजगारी का तो वहां पे कोई सीन था ही नहीं। सब कुछ गवर्नमेंट संभालती थी, जमीन हो या कोई भी प्रोडक्टिव चीज हो, सब कुछ ही गवर्नमेंट वहां पे संभाला करती थी। पर धीरे धीरे बच्चों सोवियत यूनियन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने लग जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ पे जो सिटीजन्स थे उनकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। डेमोक्रेसी सोवियत यूनियन से हट जाता है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच तक नहीं मिलता, और लोग गवर्नमेंट के खिलाफ ओपनली तो आवाज नहीं उठाते थे, पर ये लोग न्यूज़पेपर में जोक्स वगैरह क्रैक करते थे, कार्टून वगैरह बना के गवर्नमेंट के खिलाफ जोक्स क्रैक करते थे। धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आता है जब सोवियत यूनियन के हर इंस्टीट्यूशन को बदलाव की जरूरत थी। यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और ये पार्टी अपनी चलाई जा रही थी, ये जनता की बिल्कुल नहीं सुनती थी। कहने को तो रशिया भी सोवियत यूनियन का एक मेंबर ही था, पर हकीकत ये थी कि रशिया अपनी मनमर्जी चलाता था सोवियत यूनियन में। रशिया अपना आइडियोलॉजी, अपना कल्चर बाकी देशों के ऊपर फोर्स करने लग जाता है। इस दौरान यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में आर्म्स रेस चल रहा था। आर्म्स रेस का मतलब होता है एक वेपन का रेस लगाना, कि ज्यादा वेपन कौन इकट्ठा करके बैठेगा। तो कभी कभी सोवियत यूनियन यूएसए को इस रेस में मैच कर जाता था, पर बदले में सोवियत यूनियन की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो जाता था। टेक्नोलॉजी के मामले में सोवियत यूनियन यूएसए से काफी पीछे चल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोवियत यूनियन में डेमोक्रेसी नहीं था, तो लोगों की इच्छाएं यहां पर पूरी नहीं हो रही थी। नेक्स्ट 1979 में सोवियत यूनियन अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर। अब इस टाइम पे सोवियत यूनियन की हालत खुद खराब चल रही थी, इनकी इकोनॉमी बहुत बेकार चल रही थी। फिर जब और वॉर होता है और ये कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी और ज्यादा बिगड़ जाती है। इस दौरान सैलरीज तो चलो बढ़ रही थी, पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कम पड़ने लगती है इनके पास, सामान की कमी पड़ने लगती है, उसके बाद खाने की भी कमी पड़ने लगती है, खेती अच्छे से नहीं हो पाती, जिस वजह से इन्हें दूसरे कंट्री से फूड खरीदना पड़ता है। 1970s तक आते आते इनकी इकोनॉमी थम जाती है। स्टैग्नेंट मतलब बच्चों रुक जाती है, ना तो कोई ग्रोथ होता है ना कुछ होता है, एकदम थम जाती है इनकी इकोनॉमी। ऐसे में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी जो यहाँ की पार्टी है, वहां पे एक नए लीडर आते हैं, एक नए जनरल सेक्रेटरी आते हैं, जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। और मिखाइल गोर्बाचेव आते के साथ कहते हैं कि ऐसे तो सोवियत यूनियन नहीं चलेगा, हमें चीजों को बदलने की जरूरत है। तो वो कहते हैं रिफॉर्म मतलब बदलाव जरूरी है, ताकि हम यूएसए के साथ मैच कर पाए। तो ये उनकी इमेज मैंने डाल दी है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो मिखाइल गोर्बाचेव को हम कहते हैं कि ये सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर थे, क्योंकि इनके बाद, स्पॉइलर अलर्ट, ठीक है, इनके बाद क्या होता है, सोवियत यूनियन खत्म ही हो जाता है। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव दो पॉलिसीज के लिए बहुत फेमस हैं। वो एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसका नाम था पेरेस्ट्रोइका, एक और पॉलिसी लेकर आए थे जिसका नाम था ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका में उन्होंने कहा कि हम लोग रीस्ट्रक्चर करेंगे गवर्नमेंट को। ग्लासनोस्ट में इन्होंने क्या कहा कि हम ओपन करेंगे मार्केट को। तो इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग और ओपननेस, बदलाव के बारे में बात करी। इन्होंने और क्या करा, इन्होंने कहा यूएसए के साथ वेपन के मामले में रेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने अफगानिस्तान से आर्मी को वापस बुला लिया कि कोई जरूरत नहीं है अफगानिस्तान के साथ लड़ने की। इन्होंने जर्मनी को यूनाइट कराया। इन्होंने कोल्ड वॉर भी खत्म करा। अक्सर लोग इल्जाम लगाते हैं कि इनके वजह से सोवियत यूनियन खत्म हुआ था। तो जब मिखाइल गोर्बाचेव लीडर बनते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हम तो वेस्ट के कंट्रीज के साथ सब नॉर्मल करना चाहते हैं, तो इनका ये डिसीजन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है ना। और जब ये लीडर थे उस टाइम पर सोवियत यूनियन के कुछ कुछ कंट्रीज आवाज उठा रहे थे कि हमें सोवियत यूनियन से हटना है।
नॉर्मली जब भी कोई इलाका ऐसे आवाज उठाता था कि हमें सोवियत यूनियन से हटना है, तो उन्हें चुप करा दिया जाता था कि हंगामा मत बचाओ, चुपचाप सोवियत यूनियन का पार्ट रहो। पर मिखाइल गोर्बाचेव अलग थे, तो इस बार जब लोग हंगामा मचा रहे थे तो मिखाइल गोर्बाचेव ने उन्हें चुप कराने की कोशिश नहीं करी। धीरे धीरे सोवियत यूनियन में सिचुएशन बदलने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, तो इनके बदलाव लाने के वजह से और सोवियत यूनियन में इकोनॉमिक दिक्कतों के चलने के वजह से धीरे धीरे सोवियत यूनियन टूटने लग जाता है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बदलाव लेकर आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, पर उन्हीं के पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के ही बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था कि मिखाइल गोर्बाचेव बदलाव के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि हम तो कम्युनिस्ट पार्टी में, हम तो सोवियत यूनियन में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही कुछ लोग एक कूप करते हैं, है ना, मतलब एक रेबेलियन सॉर्ट ऑफ करते हैं 1991 में। ऐसे में क्या होता है, बोरिस येल्सिन नाम के एक लीडर इस कूप के खिलाफ बोलते हैं और इस कूप को खत्म कराते हैं, जिस वजह से बोरिस येल्सिन बहुत फेमस हो जाते हैं और उन्हें एक नेशनल हीरो की तरह सब देखने लगते हैं। और जब फिर आगे जाकर रशिया का इलेक्शन होता है तो लोग इनको वोट देकर जिताते भी हैं, है ना। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि धीरे धीरे सोवियत यूनियन में जो यूरोप के कंट्रीज थे वो पहले हंगामा मचाते हैं कि हमें तो सोवियत यूनियन से हटना है। वैसे सबको लग रहा था सेंट्रल एशिया जो है वो भी सोवियत यूनियन का पार्ट था, तो सबको लगता था कि सेंट्रल एशिया पहले आवाज उठाएगा कि उन्हें सोवियत यूनियन से हटना है, क्योंकि सेंट्रल एशिया का कल्चर वगैरह फिर भी थोड़ा सा अलग है। पर इंटरेस्टिंगली ईस्ट यूरोप के कंट्रीज ने हंगामा मचाना स्टार्ट करा कि हमें तो हटना है। दिसंबर 1991 तक आते आते बोरिस येल्सिन के लीडरशिप के अंडर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ये तीनों बोल देते हैं कि अब से हम सोवियत यूनियन को खत्म करते हैं, अब से हम सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया जाता है ना, और ये बोल दिया जाता है कि अब से सोवियत यूनियन के इलाकों में कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाएगा, सोशलिज्म को हम हटा रहे हैं। अब सोवियत यूनियन तो खत्म, पर सोवियत यूनियन की जो सारी कंट्रीज हैं वो आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप सॉर्ट ऑफ बनाकर रखते हैं, जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बोला जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, तो अब सोवियत यूनियन तो खत्म, पर सोवियत यूनियन ने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि अब से इंटरनेशनल लेवल में सोवियत यूनियन की जगह रशिया ले लेगा। तो रशिया को सक्सेसर बोला जाता है सोवियत यूनियन का, मतलब सोवियत यूनियन की जगह ले ली रशिया ने। ठीक है, तो जिन भी अग्रीमेंट्स और ट्रीटीज में सोवियत यूनियन ने साइन कर रखा था, उन सारे एग्रीमेंट्स में सोवियत यूनियन की जगह रशिया आ जाता है, और इसी के साथ सोवियत यूनियन को लोग खत्म मान लेते हैं। पर सोवियत यूनियन हमारा खत्म हुआ क्यों, क्या हुआ जिसकी वजह से सोवियत यूनियन टूट गया, ये समझते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इतिहास में या फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि सोवियत यूनियन कोई इकलौता ग्रुप है जो टूट गया। ऐसे फ्यूचर में भी हो सकता है कि कोई देश बिखर जाए या कोई ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाए, तो इसीलिए हमारे लिए ये सब पढ़ना और समझना जरूरी है। ठीक है, चलो, तो सोवियत यूनियन क्यों बिखरा, क्यों टूटा। पहला रीजन क्या है, सोवियत यूनियन पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत वीक चल रहा था। पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सोवियत यूनियन कमजोर पड़ता जा रहा था, है ना। इकोनॉमी तो इनकी एकदम थम गई थी, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी इनकी इकोनॉमी में। ऐसा क्यों, इनकी इकोनॉमी इतनी बुरी क्यों चल रही थी, क्योंकि सोवियत यूनियन ने अपना ज्यादातर पैसा न्यूक्लियर वेपन्स और मिलिट्री में लगा दिया, जिसके वजह से ये अपने देश के डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, और धीरे धीरे इनका इकोनॉमिक बर्डन बढ़ने लग जाता है। इसी टाइम पे साधारण सिटीजन्स की नॉलेज बढ़ जाती है। सोवियत यूनियन के सिटीजन्स को पता लग जाता है कि भाई वेस्ट में तो, अमेरिका में तो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, सोवियत यूनियन में ही कोई दिक्कत है।
तो लोगों की नॉलेज बढ़ने लगती है तो लोग भी हंगामा मचाने लगते हैं कि हमें और राइट्स चाहिए, है ना। नेक्स्ट और क्या था, यहां पर हमें पता है कि 70 इयर्स से भी ज्यादा टाइम के लिए एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं थी बच्चों। कम्युनिस्ट पार्टी बस अपनी चलाती रहती थी, साधारण लोगों को ये इग्नोर करते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए रेडी नहीं थी। ओपननेस नहीं था, ये लोग जनता से छुप छुपा कर सारा काम करते थे। सारी पावर इन्होंने अपने हाथ में रख ली थी। और इस पार्टी के सारे लोगों का मानना था कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो तो हमसे नीचे हैं। तो ये भी एक दिक्कत की बात थी। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं आपको, अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, सोवियत यूनियन में बहुत सारी दिक्कतें थी, पर फिर मिखाइल गोर्बाचेव आए। मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि देश में दिक्कतें हैं, हम बदलाव लेकर आएंगे। सही कह रहे थे, वो बदलाव की जरूरत थी, पर उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया था कि बदलाव चाहिए, पर उसके बावजूद सोवियत यूनियन टूट गया। ऐसा क्यों? वो तो सही रास्ते पे चल रहे थे कि हाँ सोवियत यूनियन में बदलाव की जरूरत है, पर उनके सॉल्यूशन ढूंढ लेने के बावजूद सोवियत यूनियन क्यों टूटा, वो जरा डिस्कस करते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव को ना किसी ने सपोर्ट नहीं दिखाया। ओके, तो कुछ लोगों ने बोला कि मिखाइल गोर्बाचेव बहुत जल्दी जल्दी बदलाव ला रहे हैं जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोगों ने बोला कि मिखाइल गोर्बाचेव बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मिखाइल गोर्बाचेव एक टग ऑफ वॉर में फंस गए। टग ऑफ वॉर समझते हो तुम लोग? एक वो गेम होता है ना जिसमें रस्सी को खींचते हैं, एक टीम यहां से खींचती है, दूसरी टीम यहां से खींचती है। तो कह रहे हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव एक टग ऑफ वॉर में फंस गए। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि तुम बहुत स्लो काम करते हो, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि तुम बहुत फास्ट काम कर रहे हो। तो उन्हें सपोर्ट मिला ही नहीं, जिस वजह से उन्हें सॉल्यूशन मिल गया था कि बदलाव की जरूरत है, पर फिर भी वो सोवियत यूनियन को नहीं बचा पाए। एक और रीजन क्या है सोवियत यूनियन के टूट जाने का? नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लगी थी। तो रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सारे इलाकों में क्या था, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आने लगी। लोगों को लगा कि हम खुद का देश बनाएंगे। तो इस नेशनलिज्म की फीलिंग की वजह से भी सोवियत यूनियन टूट गया। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है बच्चों, ठीक है, कि nationalist urges and feelings were very much at work. Whether or not reforms had occurred, there would have been an internal struggle within Soviet Union. कुछ लोगों का मानना है कि नेशनलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा सोवियत यूनियन को तोड़ने में। मिखाइल गोर्बाचेव चाहे बदलाव लाते या नहीं लाते, धीरे धीरे नेशनलिज्म इतना बढ़ गया था कि अगर मिखाइल गोर्बाचेव नहीं भी होते तो शायद तो भी क्या होता, सोवियत यूनियन टूट जाता। ठीक है, तो ये कुछ लोगों का ओपिनियन है, पर ये एक व्हाट इफ है। व्हाट इफ मतलब हमें पता नहीं कि ऐसा हुआ होता या नहीं हुआ होता, ये हमारा अंदाजा है कि मिखाइल गोर्बाचेव नहीं भी होते तो शायद तब भी नेशनलिज्म की वजह से सोवियत यूनियन टूट जाता। कुछ लोग कहते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जब रिफॉर्म की बात छेड़ी तो उन्होंने सोवियत यूनियन के टूटने का जो प्रोसेस है उसे और फास्ट बना दिया, है ना। तो ऐसे सबका अलग अलग ओपिनियन है इस सिचुएशन को लेकर। ओके, अब आपको बता रहे हैं कि सबको ऐसा लग रहा था कि सोवियत यूनियन में सेंट्रल एशिया की कंट्रीज पहले आवाज उठाएंगी कि हमें सोवियत यूनियन से हटना है, क्योंकि उनका रिलीजन, कल्चर सब थोड़ा अलग है। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ईस्ट यूरोप की कंट्रीज ने पहले आवाज उठाया। शायद इसका कारण ये होगा कि ईस्ट यूरोप की कंट्रीज को एहसास होने लगा था कि हम यूरोप की बाकी कंट्रीज से काफी पीछे चल रहे हैं और हमें चीजों को बदलना होगा। ठीक है, शायद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि हम बहुत बैकवर्ड चल रहे हैं, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, जिस वजह से उन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया था। चलो, अब सोवियत यूनियन टूट गया। सोवियत यूनियन के टूट जाने का क्या असर रहा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो समझते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या असर रहा सोवियत यूनियन के टूट जाने का? सबसे पहली बात देखो, कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में,
है ना। अब सोवियत यूनियन तो खत्म, तो इसका मतलब कोल्ड वॉर भी खत्म, है ना। तो सोवियत यूनियन के टूट जाने का पहला रिजल्ट क्या था कि भाई कोल्ड वॉर हमारा खत्म हो गया। अब क्या था, कोल्ड वॉर में एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही थी। यूएसए कह रहा था कैपिटलिज्म बेटर है, सोवियत यूनियन कह रहा था कि नहीं सोशलिज्म बेटर है। अब अगर सोवियत यूनियन ही नहीं रहा तो ये मान लिया गया कि कैपिटलिज्म बेटर है, ठीक है। तो मतलब आइडियोलॉजिकली कैपिटलिज्म को बेटर लोग मानने लगे थे, ठीक है। और क्या हुआ, वर्ल्ड में पावर थोड़ा सा चेंज हुआ। पहले क्या था, पूरे वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स थे, एक यूएसए और एक सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन नहीं रहा तो क्या हुआ, दो संभावना है। अब सोवियत यूनियन नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि कोई नई कंट्री आ जाए जो यूएसए को टक्कर देने लायक बन जाए, है ना। मान लो दो तीन कंट्रीज हैं, ठीक है, कोई भी दो तीन कंट्रीज मान लो, चाइना हो गया या फिर जापान हो गया, इंडिया हो गया। मान लो कि सोवियत यूनियन के हट जाने की वजह से क्या हो सकता है, दो तीन कंट्रीज के हाथ में पावर चली गई और ये कंट्रीज यूएसए को टक्कर देने लायक बन गई। एक संभावना तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अब सोवियत यूनियन नहीं है तो सारी पावर सिर्फ और सिर्फ यूएसए के हाथ में चली जाएगी। तो जब कोल्ड वॉर खत्म होता है तो हमने क्या देखा कि सारी पावर यूएसए के हाथ में चली जाती है और यूएसए बहुत पावरफुल हो जाता है। पहले क्या था बच्चों, बाइपोलर वर्ल्ड था, है ना। यहाँ लिखा है ना बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी मतलब दो कंट्रीज के हाथ में पावर थी, सोवियत यूनियन और यूएसए। अब सोवियत यूनियन नहीं रहा तो यूएसए के हाथ में सारी पावर चली जाती है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। मतलब अब दो लोगों के हाथ में पावर नहीं है, सारी पावर सिर्फ और सिर्फ यूएसए के हाथ में चली गई, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जाता है इस दौरान। ओके, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग कंट्री को लोन दे रहे थे और वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करा रहे थे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर के खत्म होने का, सोवियत यूनियन के खत्म होने का ये मतलब था कि अब सबसे बोला जा रहा था कि कैपिटलिज्म ही बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, सोवियत यूनियन के खत्म होने का एक और मतलब क्या था कि बहुत सारी नई कंट्रीज बनने लगी। पहले ये सारी कंट्रीज सोवियत यूनियन का पार्ट थी, अब सोवियत यूनियन खत्म तो ये सारी कंट्रीज अलग खुद इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाते हैं, है ना। आगे जाकर ये कंट्रीज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को भी ज्वाइन करते हैं, जैसे इनमें से कुछ यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे, कुछ नाटो का पार्ट बनना चाहते थे। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इन कंट्रीज का लोकेशन बहुत अच्छा है, ओके। और ये रशिया के बहुत करीब है। इसके अलावा यूएसए, चाइना और बाकी कंट्रीज का भी इस इलाके में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि इस इलाके के कंट्रीज खुद अपना एक खुद का आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, खुद की इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश करने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होता है जल्दी से समझते हैं। तो अब सोवियत यूनियन खत्म, है ना। तो सोवियत यूनियन से बोला गया कि अब तुम अपने सारे देश में सोशलिज्म हटा दो और कैपिटलिज्म अपनाओ। तो ये जो शिफ्ट था कि कंट्रीज को सोशलिज्म को पूरा पूरा भूलना है और अचानक से कैपिटलिज्म को अपनाना है, इस शिफ्ट को हम लोग शॉक थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। तो शॉक थेरेपी का असर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल में हमें देखने को मिला, पर शॉक थेरेपी से कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा। शॉक थेरेपी का मतलब था कि अब से सोवियत यूनियन के सारे कंट्रीज में प्राइवेट ओनरशिप होगी, ओके। और प्राइवेट लोग प्रॉपर्टी को ओन किया करेंगे, है ना, कंपनीज ओन किया करेंगे। अब गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा खेती में, इंडस्ट्रीज में, सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल संभालेंगे। और शॉक थेरेपी में इनसे बोला गया कि आप लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है,
सोशलिज्म तुमने करके देख लिया, तुम्हारे देश में नहीं चला, अब तुम्हें कैपिटलिज्म ही अपनाना होगा। ठीक है। शॉक थेरेपी के वजह से सोवियत यूनियन के कंट्रीज की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एक सडन बदलाव आता है ना। सोवियत यूनियन के कंट्रीज से बोल दिया जाता है कि तुम अपने पुराने ट्रेड के तरीकों को भूल जाओ, और अब अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो तुम्हें वेस्ट के कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाते हुए ट्रेड करना रहेगा। नेक्स्ट, these states were thus to be gradually absorbed into western economic system। यूएसए का प्लान था कि इन सोवियत यूनियन की कंट्रीज को धीरे धीरे वेस्ट के सिस्टम के साथ ही मर्ज कर देंगे, और वेस्ट की कंट्रीज इन्हें गाइड किया करते थे कि तुम ऐसे कैपिटलिज्म अपनाओ, ये करो वो करो। अब शॉक थेरेपी का क्या रिजल्ट रहा वो समझते हैं। ओके, तो शॉक थेरेपी से लोगों को जो उम्मीद थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सोवियत यूनियन परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। शॉक थेरेपी से सोवियत यूनियन के कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जैसे अगर रशिया की बात करें तो रशिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को छोटे छोटे दाम में बेचा जा रहा था। इसे हम कहते हैं हिस्ट्री का लार्जेस्ट गराज सेल, है ना। तो रशिया के सिटीजन्स को वाउचर दिया गया कि भाई तुम रशिया के सिटीजन हो, तुम्हें ये इंडस्ट्री खरीदना है तो तुम डिस्काउंट में खरीद सकते हो। पर रशिया की इकोनॉमी उस टाइम पे इतनी बुरी चल रही थी कि ये सिटीजन्स ब्लैक मार्केट में जाकर उस वाउचर को बेचकर पैसा ले आते हैं अपने घर, ये सोच के कि कुछ खाना वाना खरीद लेंगे, पर कोई भी इंडस्ट्री को नहीं खरीदता। इस टाइम पे रशिया की करेंसी रूबल की वैल्यू तेजी से घटने लग जाती है। ओके, कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम हट जाता है, फार्मिंग में भी प्राइवेटाइजेशन आ जाता है, जिस वजह से खाने की कमी पड़ने लगती है रशिया में, और रशिया को फूड इंपोर्ट करना पड़ जाता है। रशिया की जीडीपी 1999 में 1989 के जीडीपी से भी कम हो गई थी। मतलब रशिया की जो जीडीपी थी 1989 में, 1999 तक आते आते उनकी जीडीपी 1989 से भी कम हो जाती है। मतलब जीडीपी के मामले में रशिया 10 साल पीछे चला जाता है। नेक्स्ट, द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक। पुराने ट्रेडिंग के सारे सिस्टम को यूएसए ने हटा दिया था रशिया से, पर उसकी जगह कोई नया सिस्टम भी नहीं आया, और गवर्नमेंट अब कुछ हैंडल नहीं कर रही थी रशिया में, सब कुछ तो प्राइवेट ओनरशिप हो गया था। अब गवर्नमेंट नॉर्मली लोगों का वेलफेयर करती है, गरीब लोगों का ध्यान रखती है, तो रशिया में जब गवर्नमेंट हटा तो गरीब लोगों का ध्यान रखने के लिए कोई बचा ही नहीं। गरीब लोग बेचारे और गरीब होते चले गए। मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल टाइम था ये, और उस टाइम पे जो भी थोड़े पढ़े लिखे, जो भी थोड़े रिच लोग थे, वो रशिया छोड़कर दूसरे कंट्री में भाग गए। अब रशिया में ना गवर्नमेंट है ना कोई है रशिया को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसे में रशिया में माफिया का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। कुछ माफिया लोग अलग अलग चीजों को हैंडल करने लग जाते हैं देश में। नेक्स्ट, रशिया में और क्या होता है, रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो तेजी से बढ़ने लग जाता है ना। अब गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, गरीबों की रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं बचा था। नेक्स्ट, आपको क्या बता रहे हैं कि शॉक थेरेपी में ये तो बोला गया कि रशिया में सोशलिज्म हटाकर कैपिटलिज्म लाएंगे। सिमिलरली ये भी बोला गया था कि रशिया में सोशलिज्म को हटाकर डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी लाया जाएगा, पर कोई इनके डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस ही नहीं करता, है ना। तो डेमोक्रेसी के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, जिस वजह से रशिया और बहुत सारे देशों में हमने देखा कि इन्होंने जल्दबाजी में अपना संविधान बनाया, है ना, और प्रेसिडेंट को कुछ ज्यादा ही पावर दे दी। सेंट्रल एशिया में भी हमने देखा, जैसे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में प्रेसिडेंट अपने आप को 10 साल के लिए अपॉइंट कर लेते हैं, है ना। मतलब ये लोग अपने संविधान में लिखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट 10 साल के लिए रहेंगे, और जब उनका 10 साल खत्म होने वाला होता है तो वो फिर से एक्सटेंड करा देते हैं कि 10 साल और रहेंगे। तो ऐसे इन्होंने डेमोक्रेसी और संविधान के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, है ना। गवर्नमेंट या मतलब जो प्रेसिडेंट आ जाता था उनके खिलाफ किसी को बोलना अलाउड नहीं था।
जुडिशरी को भी कुछ खास पावर दे नहीं रखी थी, कोर्ट वगैरह को ज्यादा पावर नहीं दे रखी थी। पर आज के टाइम पे तो रशिया सही चल रहा है ना, तो मतलब रशिया ने कभी तो कम बैक करा। कब करा वो कम बैक? तो 2000 के अराउंड रशिया की इकोनॉमी ठीक होने लग जाती है। कैसे? रशिया को एहसास होता है कि हमारे पास ऑयल है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं, तो इन सबको एक्सपोर्ट करके रशिया अपनी इकोनॉमी को ठीक करने लगता है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब ऑयल एंड गैस के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। तो ऑयल एंड गैस जैसे रिसोर्सेस को यूज करके ये लोग अपना कम बैक करते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर जब ये नए नए देश बन रहे थे तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी हुए, है ना। तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई न्यू कंट्री बनती है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, यहां पर भी हुए। उन्हीं के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रशिया के बारे में पढ़ते हैं। रशिया में इस दौरान दो इलाके थे, ठीक है, दो ग्रुप्स थे, चेकन्या और दागिस्तान। इसे तुम जैसे मर्जी बोलो, है ना, मुझे पक्का विश्वास है मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन गलत बोला है, पर ये रशियन नाम है, स्पेलिंग याद कर लेना, है ना। तो ये दो ग्रुप्स थे और ये दोनों बहुत वायलेंस कर रहे थे और ये रशिया से हटने की बात कर रहे थे। तो रशिया को गुस्सा आता है और रशिया इन लोगों को बहुत मारता है, पीटता है, मिलिट्री बॉम्बिंग कर देता है इन इलाकों में, इनसे ह्यूमन राइट्स वगैरह छीन लेता है। तो ये दिक्कत रशिया में चल रही थी। सेंट्रल एशिया के इलाकों में अगर हम जाएं तो तजाकिस्तान में तो 10 साल तक कंटिन्यूअसली सिविल वॉर चलता है। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? जब हमारे देश के अंदर दो ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे। तो तजाकिस्तान में 2001 तक कंटिन्यूअसली 10 साल तक सिविल वॉर चलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी बार हमारे CUET और बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। 10 साल तक सिविल वॉर कहां चला? तजाकिस्तान में चला। इसके अलावा अजरबैजान में एक इलाका था नागोर्नो काराबाख नाम से। यहां पर कुछ लोकल अर्मेनियंस थे जिन्होंने कहा कि हमें अजरबैजान को छोड़कर अर्मेनिया ज्वाइन करना है। तो अजरबैजान में ये दिक्कत चल रही थी। जॉर्जिया में क्या था? जॉर्जिया में दो इलाके बोलने लगते हैं कि हमें जॉर्जिया से हटना है, जिसकी वजह से सिविल वॉर हो जाता है। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में क्या होता है, लोग अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने लग जाते हैं। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में लोग रिवर वाटर को लेकर भी लड़ रहे थे। मतलब जो भी नए नए देश बन रहे थे उन्हें टाइम लगा सेट होने में, स्टेबिलिटी इतनी आसानी से उन्हें नहीं मिली। सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे इनकी इकोनॉमी धीरे धीरे ठीक होने लगी। इसके अलावा रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वेस्ट एशिया, इन सब को सेंट्रल एशिया में एक इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। और 9/11 पता है, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए में, 9/11 के बाद से यूएसए भी सेंट्रल एशिया के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखने लगा, है ना। कई बार तो यूएसए सेंट्रल एशिया के ऊपर से प्लेन्स भी उड़ाकर लेकर जाता था, है ना। तो ये सब होने लगा। रशिया को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि सेंट्रल एशिया जो है वो रशिया के थोड़ा ज्यादा पास पड़ता है। तो जब यूएसए इस एरिया में इंटरफेयर करने लगता है तो ये बात रशिया को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती है। ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया जो है ये दो हिस्सों में पीसफुली बट जाता है, ठीक है। चेक्स एंड स्लोवाक्स ये दोनों अलग इलाके बना लेते हैं। पर सबसे खतरनाक जो लड़ाई होती है वो हमें यूगोस्लेविया में, बाल्कन रिपब्लिक में देखने को मिलती है। तो 1991 के बाद क्या था बच्चों, हमने देखा कि क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये सारे जो इलाके हैं ये पहले साथ में हुआ करते थे, ये सब बिखर गए और इन्होंने बोला कि अब से हम इंडिपेंडेंट हैं। और यहाँ के जो एथनिक लोग थे उन्होंने आवाज उठाया। एथनिक लोग मतलब जो यहाँ के ओरिजिनल लोग थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था आउटसाइडर्स और बाकी लोगों का कल्चर। तो यहाँ के एथनिक लोगों ने क्या करा, बाकी लोगों को मैसेकर, मारना पीटना ये सब स्टार्ट कर दिया। मैसेकर मतलब लार्ज नंबर में किसी को मार देना। बाद में नाटो
के इंटरफेरेंस के वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होती है। ओके, चलो अब हम अपना लास्ट टॉपिक करते हैं और इंडिया का क्या रिलेशन रहा इन सारी कंट्रीज के साथ, पर्टिकुलरली रशिया के साथ, ये समझते हैं। तो इंडिया ने इन सारी कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन बना रखा है। इंडिया और रशिया का रिलेशन तो बहुत ही अच्छा है। हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में भी रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कह रहे हैं इंडिया और रशिया की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखो तो हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, हमारे इंटरेस्ट सेम है। इसके अलावा इंडिया में जो हीरोज है ना, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, इन सबका नाम रशिया के लोगों को पता है। इनके घर में हमारे मूवीज के गाने भी बजते हैं, हिंदी गाने ये लोग सुनते हैं, हिंदी फिल्म को भी ये लोग देखना पसंद करते हैं। रशिया और इंडिया दोनों चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पर अलग अलग कंट्रीज के हाथ में पावर रहे। ठीक है, और क्या आपको बताया जा रहा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये चाहते हैं कि एक सिक्योरिटी भी बनी रहे। ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट, रशिया और इंडिया दोनों चाहते हैं कि बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सुलझाया जाए, हर छोटी बात पे वॉर या कोई बहुत बड़ा फाइट वगैरह ना हो, है ना। ये लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन और स्ट्रॉन्ग बन जाए ताकि दुनिया में डेमोक्रेसी बनी रहे। इंडिया और रशिया के बीच में 80 से भी ज्यादा अग्रीमेंट साइन हो रखे हैं। तो इंडिया और रशिया के बीच में एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट आया था 2001 में। इस एग्रीमेंट के अंडर इंडिया और रशिया ने बहुत सारे और अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। इंडिया को रशिया से काफी ज्यादा फायदा है। रशिया ने कश्मीर इशू को लेकर हमेशा हमें इंटरनेशनली सपोर्ट करा है, एनर्जी सप्लाई दिया है, टेररिज्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है। रशिया के थ्रू हमारे लिए सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना आसान हो जाता है। जब भी चाइना हमें डराता धमकाता या कुछ करता है तो रशिया, हमें एक विश्वास रहता है कि रशिया ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारे साथ रहेगा। तो चाइना वाले इशू में भी रशिया चीजों को बैलेंस आउट करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रशिया को भी इंडिया से फायदा है। इंडिया बहुत सारे वेपन्स खरीदता है रशिया से, है ना। हमारी इंडियन मिलिट्री रशिया से काफी सारे वेपन्स खरीदती है। इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करती है रशिया से। और रशिया ने जब भी हमारे देश में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस रहा है तो रशिया ने हमारी मदद भी करी है। नेक्स्ट, आगे आने वाले टाइम पे इंडिया रशिया से और एनर्जी इंपोर्ट्स करेगा। इसके अलावा कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे इलाकों के साथ भी। ऑयल फील्ड्स के मामले में भी हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में भी रशिया का इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे स्पेस इंडस्ट्री में भी रशिया का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जब हमें क्रायोजेनिक रॉकेट की जरूरत थी तो वो हमें रशिया ने दिया था। बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में भी रशिया और इंडिया ने साथ में काम कर रखा है। इसी के साथ बच्चों फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। पर भागो मत कहीं पर, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जिसको भी इसका आंसर पता है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और तुम्हें पता है कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं तुम्हें रिप्लाई भी देती हूँ, तो हाँ, जिसको भी आंसर पता है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। Which country in Central Asia witnessed the civil war that went on for 10 years? कौन सा देश है सेंट्रल एशिया में जहां पर सिविल वॉर चला 10 इयर्स के लिए, 10 साल के लिए? अजरबैजान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? जिसको भी आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। कन्फेटी टाइम, सब लोग क्लैप करो, है ना। सो प्राउड ऑफ यू, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों ने खत्म कर दिया है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए बच्चों तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स भेज दूंगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्टेड रह सकते हो और भी अपडेट्स के लिए। तो इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डन। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर यूजफुल लगा, इंटरेस्टिंग लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। अभी हम एक एक करके सारे चैप्टर का वन शॉट कवर करेंगे। डन।
चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।